गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 11th क्लास की सेकंड बुक भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसका 5th चैप्टर है विधान पालिका। विधान पालिका, पहले नाम को ही देखते हैं। विधान यानी कि नियम या कानून, और नियम और कानून बनाने वाले को कहा जाता है विधान पालिका। तो हमारे देश में केंद्र की विधान पालिका है और केंद्र की विधान पालिका का नाम है संसद। संसद सारे कानून बनाती है, ये हम सब जानते हैं। और संसद हमारे देश में अगर इसको संसद कहा जाता है तो जरूरी नहीं कि सभी देशों में इसको संसद कहा जाता है। इंग्लिश में, ब्रिटेन में इसे पार्लियामेंट कहा जाता है। ब्रिटेन में संसद को ही पार्लियामेंट कहा जाता है। वहीं हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको कांग्रेस कहा जाता है, जबकि हमारे देश में कांग्रेस तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। वहीं अगर जापान की बात करें तो जापान में संसद को डाइट कहा जाता है। तो अलग अलग देशों में संसद के अलग अलग नाम हैं, यानी कि विधान पालिका के अलग अलग नाम हैं, और विधान पालिका का हमारे देश में नाम है संसद। तो यहाँ हम इस चैप्टर में बात करेंगे संसद की, और संसद के एमसीक्यूज हम सबसे पहले देखते हैं। एमसीक्यू क्या रहेंगे? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विधायिका के क्या कार्य है, विधान पालिका करती क्या है। विधान पालिका यानी कि हमारे देश की संसद, जो कि देश के लिए कानून बनाती है और पहले से जो कानून बने हुए हैं उनमें बदलाव कर सकती है। तो ऑप्शन देखते हैं कि विधान पालिका का क्या काम है। विधि निर्माण करना यानी कि नियम कानून बनाना देश के लिए। संविधान में संशोधन करना, बिल्कुल संविधान में संशोधन कर सकती है क्योंकि वो नियम कानून पहले से बने हुए हैं, तो समय के अनुसार उनमें बदलाव करना है तो संसद में पास होकर के ही उनमें बदलाव किया जा सकता है। वहीं अगर देश का धन कुछ खर्च करना है संचित निधि से, तो बिना संसद की अनुमति से नहीं हो सकता। तो वित्त पर भी ये नियंत्रण रखती है। तो ये तीनों ही काम हमारे देश की विधान पालिका के हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं कि संसद की क्या क्या शक्तियां हैं। कौन सी शक्ति संसद के पास है? अगर वो नियम कानून बनाती है तो ये उसकी विधान पालिका संबंधी शक्ति है, जिसको विधायिनी शक्ति कहेंगे। अगर उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से हटाए जाते हैं तो उसकी परमिशन भी संसद से लेनी पड़ती है, तो ये उसकी न्यायिक शक्ति कहा जाएगा। वित्त पर नियंत्रण रखती है संसद, तो ये उसकी वित्तीय शक्ति कहा जाएगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा कि ये तीनों ही शक्तियां जो है ये संसद की हैं। उपरोक्त सभी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं कि भारत के संसद में कौन कौन शामिल है। अब भारत की संसद जो है इसमें कौन है, कौन से इसके अंग हैं। अगर हम अंगों की बात करें तो संसद के 3 अंग हैं। ये 3 अंग, एक इसका निचला सदन जो कि लोकसभा है, सेकंड इसका ऊपरी सदन जो कि राज्यसभा है, और जब नियम कानून बनाए जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा के पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के साइन के लिए जाते हैं, तो राष्ट्रपति भी संसद का तीसरा अंग कहा जाएगा। तो संसद के ये 3 अंग हैं, लेकिन सदन की बात करेंगे तो ये 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हमारा क्वेश्चन था कि भारत की संसद में कौन शामिल है, तो राज्यसभा इसका ऊपरी सदन ये शामिल है, लोकसभा इसका निचला सदन ये भी शामिल है, और राष्ट्रपति ये इसका तीसरा अंग। तो हमारा आंसर होगा कि उपरोक्त सभी संसद में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में नीति निर्माण की पहल कौन करता है। अगर नीति निर्माण करना है, नियम बनाना है, कानून बनाना है, तो प्रस्ताव के रूप में कोई मंत्री संसद में पेश करता है, चाहे वो लोकसभा में पेश किया जाए या फिर राज्यसभा में, तो मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। तो मंत्री परिषद ये हमारा आंसर होगा कि नीति निर्माण की पहल मंत्री परिषद के किसी मंत्री द्वारा की जाती है और संसद में तो उसे पास किया जाता है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारतीय संघ के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। जैसे हमारे केंद्र की में काम करती है संसद, वैसे ही राज्यों में भी राज्यों की एक विधानमंडल होती है, और इस विधानमंडल में विधानसभा ये निचला सदन होता है और विधान परिषद ये ऊपरी सदन होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी राज्यों में 2 सदन हो। सभी राज्यों में 1 सदन तो है, लेकिन कुछ ही राज्यों में दूसरा सदन है, और ये दूसरा सदन केवल 6 राज्यों में है।
तो आगे हमें ये भी देखना है कि ये 6 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर 2 सदन हैं। क्वेश्चन था कि वर्तमान में भारतीय संघ के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, तो 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था उससे पहले जम्मू कश्मीर में भी 2 सदन थे, तो पहले 7 सदन थे और अब 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय सदन में कौन से सदन नहीं, यहाँ पर होगा संसद। भारतीय संसद में कौन से 2 सदन हैं? 2 सदन, निचला सदन लोकसभा और ऊपरी सदन राज्यसभा, ये 2 सदन हैं हमारी संसद के। तो आंसर हो जाएगा हमारा दोनों कै और खै, ये दोनों सदन हैं। इस ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि ऐसे राज्य का नाम बताइए जहां द्विसदनीय विधानमंडल मौजूद है। अभी पीछे हमने बात की थी कि जैसे हमारे केंद्र की विधानपालिका में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे ही राज्यों में भी कुछ राज्यों में, कुल 6 राज्यों की हमने बात की थी, वहाँ पर भी 2 सदन हैं, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से राज्यों में है। ये ऑप्शन का कोई महत्व नहीं अगर हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं है कि कौन से 6 राज्य हैं। देखिएगा जो 6 राज्य हैं वो 6 के 6 हम नाम एक बार में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में और बिहार में इसके अलावा ये हमारे 6 राज्य हैं जहाँ पर 2 सदन हैं विधानमंडल के। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अगर कहीं पर आपको 7 दिख जाए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का विभाजन होने से पहले, यानी कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म करके इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उससे पहले जम्मू कश्मीर में भी 2 सदनीय विधानमंडल था। यानी कि कुल 7 राज्यों में विधानमंडल 2 सदन थे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं 2021 की, तो इन 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि ऐसे राज्य का नाम बताना था जहां द्विसदनीय विधानमंडल मौजूद है। उत्तर प्रदेश की हमने बात की कि उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है। तेलंगाना की हमने बात की, तेलंगाना में भी द्विसदनीय विधानमंडल है। जम्मू कश्मीर में अब नहीं है, पहले था। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमें पहले के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग तो हो जाएगा उपरोक्त सभी, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पर होना चाहिए था ऑप्शन ए और बी, ये दोनों सही हैं। तो हम इस ऑप्शन के साथ जाते कि ये हमारा सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत के कौन से राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। अब हमें यहाँ नहीं का आंसर देना है कि कहाँ पर नहीं है। हम ये जानते हैं कि बिहार में है, कर्नाटक में भी है, हरियाणा में तो नहीं है और महाराष्ट्र में भी है। तो द्विसदनीय विधानमंडल हरियाणा में नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। ये भी उसी टाइप से क्वेश्चन है। अब ऑप्शन इसमें थोड़ा चेंज कर दिए गए हैं कि कहाँ पर 2 सदन नहीं है। हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन उड़ीसा में नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। राज्यसभा जो ऊपरी सदन है, ये राज्यों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा इसके सदस्यों का चुनाव किया जाता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो राज्यसभा जब हमने चैप्टर में किया तो बहुत डिटेल से इसको जान चुके हैं। तो हम देखते हैं ऑप्शन में क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लोकसभा द्वारा नहीं किया जाता, जनता द्वारा भी नहीं किया जाता, ये राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो ये हमारा आंसर सही होगा और ये भी नहीं होगा, ये हमारा आंसर रहेगा सी ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, उसे उपराष्ट्रपति कहा जाता है। तो ये हमारा आंसर होगा उपराष्ट्रपति, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। लोकसभा का जो सभापति होता है उसके स्पीकर कहेंगे हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। देखिएगा, अभी हमने बात की कि राज्यसभा, एक बार सदस्यों की यहाँ बात कर लेते हैं। राज्यसभा के कुल सदस्य वर्तमान में 245 है। इन 245 सदस्यों में से जो सदस्य चुने जाते हैं वो अलग हैं और कुछ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जिनके लिए इलेक्शन नहीं होता। तो 12 के लिए इलेक्शन नहीं होता, तो बाकी जो बचे आपके 233 ये इनके लिए इलेक्शन, यानी कि ये राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, तो हमें बताना है कि 12 सदस्य राज्यसभा के जो विज्ञान, कला, साहित्य या समाज सेवा में विशेष कुछ किया है देश के लिए, तो वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये लोग इलेक्शन के माध्यम से नहीं आएंगे राज्यसभा में, जबकि अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा 233 जो सदस्य हैं ये राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में चुने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कितना कार्यकाल होता है, यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो कितने समय के लिए चुने जाते हैं। तो इन सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल के लिए, और हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य वो रिटायर होते रहते हैं और नए का चुनाव होता रहता है, यानी कि एक व्यक्ति अपना कार्यकाल 6 साल का पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। तो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अभी हमने बात की थी कि हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य वो सेवानिवृत्त होते हैं, अपना पद छोड़ के उनकी जगह पर नए सदस्यों को लिया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/3 सदस्य। नेक्स्ट की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है। राज्यसभा जो हमारे संविधान में कहा गया है कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्य 250 होंगे, लेकिन वर्तमान में ये सदस्य पूरे नहीं हैं, ये अब 245 हैं, जिसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और 233 वो राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो क्वेश्चन चाहे कोई भी है, आप इसको आसानी से आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में हरियाणा के कितने सदस्य होते हैं। हम चाहे किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, अपने स्टेट का हमें जरूर पता होना चाहिए कि यहाँ से लोकसभा में और राज्यसभा में कितने सदस्य हैं। अब हम हरियाणा में रह रहे हैं तो हमें हरियाणा से ये पता होना चाहिए कि हरियाणा की विधानसभा कितने सदस्यों का चुनाव करती है राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा में 5 सदस्य हैं, लेकिन लोकसभा की अगर बात की जाएगी तो लोकसभा में इससे डबल हैं, यानी कि हरियाणा से 10 सदस्य लोकसभा में हैं और 5 सदस्य राज्यसभा में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा किसी धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक के रख सकती है। राज्यसभा के पास लोकसभा से कम पावर होती है। जब कोई धन संबंधी बिल लोकसभा में जाता है, सबसे पहले लोकसभा में ही जाएगा। लोकसभा जब उसको पास कर देती है तो राज्यसभा के पास जाता है और राज्यसभा केवल उसको 2 हफ्ते के लिए रोक सकती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, ना उसमें चेंज कर सकती है ना उसको वापस भेज सकती है। तो इस मामले में राज्यसभा के पास धन संबंधी जो शक्ति है वो बहुत कम है। तो राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है केवल 14 दिन के लिए। नेक्स्ट है राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य किस राज्य के हैं। अब जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा वहाँ से ज़्यादा प्रतिनिधि राज्यसभा में जाते हैं, जिस राज्य की जनसंख्या कम वहाँ से राज्यसभा में कम प्रतिनिधि जाते हैं। हम ये जानते हैं सबसे ज़्यादा भारत के राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा में सदस्य भी उत्तर प्रदेश से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है तो उसके लिए उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। एक बहुत इजीली देखो आप याद रखेंगे, निम्न सदन है लोकसभा, संसद की बात कर रहे हैं हम। संसद का निचला सदन लोकसभा है, इससे ऊपर वाला सदन राज्यसभा है,
जब कोई कानून पास होता है लोकसभा से, राज्यसभा से, उसके बाद साइन होते हैं उसके ऊपर राष्ट्रपति के। इन तीनों की ही उम्र आप एक साथ याद रख पाएंगे। न्यूनतम आयु किसी के बारे में पूछा जा सकता है। लोकसभा के लिए है 25 वर्ष, इसमें 5 बढ़ा दीजिए। 30 वर्ष राज्यसभा में है, इसमें 5 बढ़ा दीजिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष है। तो एक साथ चाहे हमें किसी का भी क्वेश्चन आए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए 35। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 वर्ष की आयु। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति कौन है, और वर्तमान यानी कि 2021 की हम बात कर रहे हैं, वेंकैया नायडू ये हमारे देश की उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। थैंक यू। अभी तक हमने संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा से रिलेटेड एमसीक्यू किए थे। अब हम बात करते हैं संसद का निम्न सदन यानी कि निचला सदन जो कि लोकसभा है। लोकसभा से संबंधित एमसीक्यू की हम बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि लोकसभा की 543 सीटों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः कितनी कितनी सीटें आरक्षित हैं। पहले हम देखते हैं सीटें कितनी हैं लोकसभा की। तो लोकसभा के लिए मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं 545 जो कि फ़िलहाल है, लेकिन अधिकतम की बात की जाए कि हो सकती कितनी है तो 550 हो सकती हैं। 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त किए जाते थे, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे, लेकिन अब इन 2 सीटों को हटा दिया गया है जनवरी 2020 से। तो एंग्लो इंडियन जो सदस्य थे 545 में भी जैसे 2 थे तो इनको अब हटा दिया। तो अब सीटें वर्तमान में 543 सीटें हैं लोकसभा की जो कि इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं। 2 राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत होते थे एंग्लो इंडियन, अब ये सीटें नहीं हैं। वैसे मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं लोकसभा की 550 हो सकती है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, आरक्षित की गई हैं। जैसे हर चीज़ में रिजर्वेशन होती है, कुछ आरक्षण होता है पिछड़ी जातियों को ऊपर उठाने के लिए, ऐसे ही लोकसभा में भी जितने सदस्य चुने जाते हैं उसमें से कुछ सदस्य फिक्स हैं कि ये एससी और एसटी के होंगे, तो वो सीटें आरक्षित की गई हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा कि कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 84 एससी के लिए और 47 एसटी के लिए रिजर्व हैं हमारी लोकसभा में सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रूप से संसद के क्या कार्य हैं। अब संसद क्या काम करती है, चाहे वो लोकसभा क्या काम करती है या राज्यसभा क्या काम करती है, दोनों ही सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से हम संसद कहते हैं। तो यहाँ पर काम क्या करती है ये हमें पहले भी क्लियर हो चुका है कि विधान पालिका संबंधी काम, कानून बनाने का काम तो है ही संसद का। कार्यपालिका पर ये कंट्रोल भी करती है, इसका भी उत्तरदायित्व है, और वित्तीय कार्य भी करती है। तो हमारा आंसर होगा कि ये तीनों ही काम हैं संसद के। उपरोक्त सभी आंसर के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों का कितना कार्यकाल होता है, यानी कि लोकसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं। पीछे हमने राज्यसभा की बात की थी कि राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी वो पद से हट सकते हैं। वो कैसे हटेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। इससे पहले 5 वर्ष से पहले अगर लोकसभा भंग हो जाए तो सदस्य अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, क्वेश्चन ये है। देखिएगा ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। जैसे यहाँ पूछा गया है कि लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है, तो लोकसभा भंग की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और सिफारिश कौन करेगा, सिफारिश करता है प्रधानमंत्री। यानी कि लोकसभा किसकी सिफारिश पर भंग की जाती है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भंग की जाती है, और भंग करता है वो राष्ट्रपति भंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं।
पीछे भी हमने बात की थी कि अपने स्टेट का हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि लोकसभा में और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। हरियाणा की अगर हम बात करें तो पीछे हमने बात की थी कि राज्यसभा में हरियाणा से 5 सीटें राज्यसभा की हैं और इससे डबल वो लोकसभा की हैं, तो 10 सीटें हैं लोकसभा के लिए। और सबसे अधिक सीटों की भी हमने बात की थी। राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें वो है यूपी से, क्योंकि यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो यूपी से 31 राज्यसभा में है सदस्य और 80 जो सीटें हैं वो लोकसभा में ये सीटें हैं यूपी की। तो यहाँ क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा में 10 सीटें हैं और राज्यसभा में पूछा जाएगा तो हम कहेंगे 5 सीटें हैं हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है जिसको हम स्पीकर कहते हैं। स्पीकर कहा जाए या अध्यक्ष कहा जाए एक ही बात है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष को ही कहा जाता है। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें कि अब कौन है, तो अब ओम बिड़ला वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, श्री ओम बिड़ला। और राज्यसभा के अध्यक्ष की हमने पीछे बात की थी कि राज्यसभा के अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति कहते हैं और वेंकैया नायडू वो वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद की लोकसभा की अपनी अलग बैठकें होती हैं, राज्यसभा की अलग होती हैं, लेकिन दोनों की अगर संयुक्त बैठक बुलाई जाए तो राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त बैठक। और अध्यक्षता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो लोकसभा सदन है, संसद के जो 2 सदन हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोकसभा, क्योंकि ये डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जब होगी तो इसको इम्पोर्टेंस देते हुए इसका अध्यक्ष जो है ये अध्यक्षता करता है संयुक्त बैठक की और बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, मिनिमम एज पूछी गई है। पहले हमने बात की थी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, इससे ज़्यादा इससे ऊपर वाले सदन के लिए 30 वर्ष और इससे ऊपर राष्ट्रपति इसके लिए 35 वर्ष। तो किसी के लिए भी आयु पूछी जाए, यहाँ पूछी गई है लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु, तो हमारा आंसर होगा 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी साधारण विधेयक को पारित होने के क्रम में प्रत्येक सदन में कितने चरणों से गुजरना होता है। तो कोई भी साधारण विधेयक जब किसी भी सदन में जाएगा तो उसे 5 स्टेप से गुजरना होगा कि सदन में पहला वाचन होगा, दूसरा वाचन होगा, फिर किसी प्रवर समिति के द्वारा इसको डिस्कस किया जाएगा, फिर उसके ऊपर प्रतिवेदन तैयार होगा, रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फिर तीसरा वाचन होगा। इस तरीके से एक सदन में किसी भी विधेयक को 5 चरणों से गुजरना होता है और दूसरे सदन में जब हो जाएगा तो वहाँ भी इन्हीं 5 चरणों से गुजरना होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि 5 चरणों से गुजरना पड़ता है प्रत्येक सदन में विधेयक को कानून बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि साधारण विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। साधारण विधेयक है तो लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पर भी आ सकता है, जबकि वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा साधारण विधेयक जो है वो लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट के राज्यसभा की शक्तियाँ कौन सी है। राज्यसभा की शक्ति विधायिनी शक्तियाँ यानी कानून बनाने का काम करती है, ये कार्यपालिका पर भी नियंत्रण करती है, न्यायिक शक्तियाँ भी इसके पास हैं। हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यही क्वेश्चन अब लोकसभा की शक्तियों से संबंधित अगर है तो लोकसभा के भी यही काम है कि वित्त शक्तियाँ इसके पास है, संविधान में संशोधन करने की भी शक्ति इसके पास है, न्यायिक शक्ति भी है, उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन चाहे लोकसभा को लेकर पूछा जाए या राज्यसभा को लेकर पूछा जाए या फिर संसद का काम पूछा जाए, तीनों की एक ही बात है कि हमारा आंसर वो फिर सेम ही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधेयक को संसद द्वारा पारित हो जाने के बाद किसके पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है? जब भी कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा संसद के इन दोनों के द्वारा पारित हो जाए, संसद के दोनों सदन अगर उसको पारित कर दें तो किसके पास स्वीकृति के लिए जाता है? तो वो साइन होने के लिए जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जब उसके ऊपर अपने साइन कर देता है तो वो कानून का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद किस तरीके से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है? कार्यपालिका जिसमें प्रधानमंत्री और उसके मंत्री और राष्ट्रपति शामिल हैं, तो इनको कैसे नियंत्रित करती है संसद? मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है, वाद विवाद करके, बजट पारित करके। तो तीनों तरीके से ही संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति किसके पास है? देखिएगा, सरकार, लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत होता है उस पार्टी की बनती है सरकार। तो अगर सरकार ठीक से काम नहीं करेगी तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा के पास आता है, और यहाँ पर पास होने के बाद सरकार को अपना पद छोड़ना पड़ता है, यानी कि सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। अब बात आती है कि भारत में संसद की स्थायी समितियों की प्रणाली कब विकसित की गई? संसद की कुछ स्थायी समितियां हैं और स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई थी 1983 में। भारत में दल बदल भी बहुत होते थे कि पार्टियां अपना दल बदल लेती थी, और दल बदल को रोकने के लिए संविधान में फिर संशोधन करना पड़ा कि दल बदल नहीं होगा, और ये संशोधन था 52वां संशोधन कि दल बदल पर रोक लगाई जाएगी। बाद में इसी दल बदल को रोकने के लिए कुछ कठोर नियम भी बनाए गए, और उसके लिए भी संविधान में संशोधन हुए। मौजूदा जो दल बदल है उसके विरोध में अधिनियम, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा इनको और कठोर बना दिया गया, यानी कि दल बदल पर रोक लगाएगी 52वें संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन और ज़्यादा कठोर अधिनियम बना दिए गए। तो ये था 51वां संशोधन अधिनियम, 91वां, 92वां और 94वां, 91, 92 और 94, ये तीनों ही संशोधन अधिनियम के द्वारा इनको और ज़्यादा कठोर बनाया गया, दल बदल विरोधी अधिनियम को। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। थैंक यू।